Hello dear student, myself Sudarshan from NS Bedka city, NS group. Today we are going to study online chemistry classes. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सहसंयोजक यौगिक। चैप्टर 9 इसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस चैप्टर को आज हम शुरू करने वाले हैं। देखो 11 के अंदर अपन ने पढ़ा है कि जो बॉन्ड होते हैं, बंध जो होते हैं, बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है उपसहसंयोजक बंध। आयनिक बंध क्या होता है? आयनिक बंध बनता है तब जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है वो बंध कौन सा कहलाता है? आयनिक बंध। जैसे कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो Na सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, बनाया Na+, और Cl-, इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया और बना दिया Cl-। इस Na+ और Cl- प्लस और माइनस के बीच में लगता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण कारण। इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और दूसरे वाले ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के पेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो क्लोरीन के 2 एटम लिए, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया? पेयरिंग कर ली, साझा कर ली। तो साझा करने से क्या हुआ? ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंध निर्माण में, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बंध निर्माण में भाग नहीं लिया। तो उससे हुआ क्या? इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, 2, 4, 2, 6, और इस एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो टोटल इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अष्टक कंप्लीट हो गया, और इस वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट या अष्टक क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो बंध बना है किसके कारण बना है? एक इलेक्ट्रॉन के साझे से। 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से अगर बंध बनेगा सहसंयोजक बंध, तो डी बंध बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं अपन? त्रिबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये जो साझे से बना हुआ बंध होता है वो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। अब अपन बात करते हैं किसकी? अपने उपसहसंयोजक बंध की। उपसहसंयोजक बंध क्या है? उपसहसंयोजक बंध भी एक प्रकार का कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का जो साझा होता है वो होता है समान रूप से। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया, और दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। तो ये तो कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लिया? पार्टनरशिप कर ली, साझा कर लिया। साझा मतलब पार्टनरशिप कर ली, लेकिन समान रूप से। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये यहाँ से जो बंध बनेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये कौन सा बंध कहलाएगा? सहसंयोजक बंध, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से साझा होता है। तो समान रूप से साझे से जब कभी भी बंध का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो सदैव कौन सा होता है बेटा? सहसंयोजक बंध होता है। अब बात करते हैं उपसहसंयोजक बंध की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें भी साझा होता है, लेकिन असमान रूप से साझा, असमान रूप से साझे से बना बंध। असमान रूप से साझे से बना हुआ बंध क्या कहलाता है? आपका उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि आप 11th के अंदर भली भांति से जानते हैं। फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एटम है ए के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका अष्टक कंप्लीट है। और दूसरा एक एटम सपोज करते हैं लेट बी है,
और बी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाइटल पोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट है। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर बंध बनने की गुंजाइश है तो क्या हो सकता है कि ये ए अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दे किसको, इस बी को, ताकि इस बी के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का ए और बी के ऊपर समान रूप से अधिकार होगा। जैसे ये ए और बी के बीच में क्या बन गया, बंध बन गया इन 2 इलेक्ट्रॉन के देने के कारण। तो एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। इस ए के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है या 3 लोन पेयर गए। इसके पास भी बी के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन या 3 लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे ए के पास जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ गए, ए और बी के बीच में आ गए और क्या बन गई, पार्टनरशिप। इससे हुआ क्या, ए का अष्टक अभी भी कंप्लीट है, लेकिन साथ ही साथ इस बी का अष्टक भी अब क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे भी साझा हुआ है कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉनों का। लेकिन साझे में देने वाले इलेक्ट्रॉन केवल कौन है, ए, और ग्रहण करने वाला कौन है, बी। तो इस प्रकार के साझे असमान रूप से साझा, इसने तो इलेक्ट्रॉन दिए लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, फिर भी दोनों के बीच में साझा हुआ। इस प्रकार साझे से बना हुआ बंध क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक बंध। जैसे कि सपोज करो मेरे को कोई कोचिंग खोलनी है, मेरे को मेरे सब्जेक्ट की कहीं पे कोचिंग खोलनी है, लेकिन मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है। तो मैंने किसी अपने किसी जिसके पास पैसा, उनको कह दिया कि मेरे को एक अपने इंस्टीट्यूट अगर खोलना है, तो मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं उसको क्या कहूंगा, तो हमारे दोनों के बीच में क्या बनेगी, पार्टनरशिप। उन्होंने अलाउ भी कर दिया मेरे को कि ठीक है अपन दोनों मिलकर के एक कोचिंग खोलते हैं। तो वो उनका काम कुछ नहीं, उनका काम है बिल्डिंग लगाना, बिल्डिंग बनाना, पैसा लगाना, सब कुछ करना है ना, और मैं वहां जाकर के पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अब उस बिल्डिंग के ऊपर अधिकार किसका है, दोनों का है, मेरा भी है और जिसने पैसे लगाए उनका भी है। लेकिन क्या मैंने पैसे लगाए, नहीं लगाए, लेकिन फिर भी मेरा वहां पे अधिकार है। कारण क्या हुआ कि उनको देने से उनकी भी स्टेबिलिटी बढ़ गई, और मैं जो अनस्टेबल था तो उनके पैसों से मैं भी स्टेबल हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो बॉन्ड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, उप सहसंयोजक बंध। तो इस तरह से जो मैंने एक बिल्डिंग खोली है किसी दूसरे के सपोर्ट से, तो उस इंसान और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, वो कौन सी पार्टनरशिप है, उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेशन या उप सहसंयोजक बॉन्डिंग कहलाएगी हम दोनों के बीच, ठीक है। तो हमें डिटेल से किसके बारे में पढ़ना है, उप सहसंयोजक बंध के बारे में। ये एक जनरल ओवरव्यू दिया मैंने, उप सहसंयोजक यौगिक के अंदर आना है तो सबसे पहले उप सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ना है। तो उप सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए पहले मैंने ये समझाया, 11th के अंदर अपन ने पढ़ा है कि बंध जो होता है, बॉन्ड जो होते हैं, नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं। एक धात्विक बंध भी होता है, मेटेलिक बॉन्ड, उसका डिस्कशन नहीं कर रहे अपन। जनरली मैं 3 प्रकार के ले रहा हूँ, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता हो। सहसंयोजक बंध वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता हो, लेकिन समान रूप से इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध सहसंयोजक बंध, और असमान रूप से इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना हुआ बंध क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक बंध कहलाता है, ठीक है। उप सहसंयोजक बंध के अंदर क्या होगा, एक दाता परमाणु होगा और दूसरा क्या होगा, ग्राही होगा। अब ये बंध भी सहसंयोजक जैसा ही बना दिया मैंने। अब यहाँ पे होगा क्या, दिया किसने है, ए ने, किसको दिया है, बी को। तो उप सहसंयोजक बंध को तीर के द्वारा, एक सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब ये जो एरो है या जो तीर की दिशा है वो क्या बता रही कि ए ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, बी को। मतलब ए परमाणु तो है दाता और बी परमाणु क्या है, ग्राही। ये सपोज करो मैंने कंपाउंड लिखा सी और डी, और दोनों के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध बना दिया। तो जिधर तीर जा रहा है, मतलब ये तो है ग्राही, मतलब ये ग्रहण कर रहा है, और दे कौन रहा है, डी दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, दाता। ये क्या कहलाएगा, दाता। एक होता है दाता, दूसरा क्या होता है, ग्राही। दाता और ग्राही के बीच में बना हुआ बंध क्या कहलाता है, हमेशा उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो ये जनरल ओवरव्यू हुआ अपना उप सहसंयोगी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो यहां तक आपको अभी कुछ लिखना नहीं है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उप सहसंयोगी परिभाषा, डेफिनेशन। उप सहसंयोगी किसे कहेंगे, वह यौगिक जिसमें उप सह संयोजक बंध उपस्थित हो, जिसमें उप सहसंयोजक बंध उपस्थित हो, उसे उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें
तो मैंने एक एग्जांपल अभी लिया था, सपोज करो लेट कोई एक एटम है जिसका अष्टक कंप्लीट है, मतलब बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। सपोज लेट एक कंपाउंड है, एक एटम है बी, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी करने के लिए इस बी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने का मतलब 100% ग्रहण नहीं करेगा, साझा होगा, है ना। 100% इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, साझा हुआ है। तो क्या बन गया ये ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन बोलो या 3 लोन पेयर बोलो। ये बी, तीर का निशान किधर, बी की तरफ, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। और बी के खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये खुद के इसके 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 लोन पेयर। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये पूरा यौगिक क्या कहलाएगा, उपसहसंयोजक यौगिक। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर और ये H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहा जाता है ना, H+ आयन। ये दोनों आपस में, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी। अमोनिया के पास उपस्थित है लोन पेयर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। तो ये क्या बना देगा, NH3, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन यूज दे दिए किसको, हाइड्रोजन को दे दिया। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज और बता रखी है, एक मिनट देखना। 11th में मैंने आपको बताया भी है कि अगर A और B के बीच में ये उपसहसंयोजक बंध है, इसका मतलब A दे रहा है और B ग्रहण कर रहा है। अगर ये देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब बेसिकली है क्या, A ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, B को, तो दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पे प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। इस प्लस और माइनस को हटा करके, हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो एक तरह से ये हो गया, अगर मेरे को इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो तोड़ करके इस उपसहसंयोजक बंध को अगर सहसंयोजक बंध में लेकर के आना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिधर तीर की दिशा जा रही है यहाँ से, तो उसको तो कर दूंगा प्लस, और जहां पर तीर आ रहा है उसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। समझ में आ गया। तो एक तरह से मैं अगर यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध अगर बनाता हूँ तब तो क्या लिखूंगा, NH3 और H, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले से कौन सा चार्ज है, प्लस, और अब कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस। प्लस और माइनस कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, मतलब ये संरचना होगा। या फिर इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, NH3 और एक हाइड्रोजन और, टोटल कितनी हाइड्रोजन हो गई, 4, तो ये क्या हो गया, NH4, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और इसको आप जानते हो क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो ये क्या बन चुका है आपका, अमोनियम आयन, ठीक है। तो अमोनियम आयन के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। जैसे कि और एग्जांपल ले अपन, जैसे अमोनिया की अभिक्रिया करा दी BF3 के साथ, BF3। अब बोरोन, BF3, बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये B, F और F, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अपने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा, तो ये क्या बना देगा, NH3 उपसहसंयोजक बंध BF3, है ना। तो उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिसके अंदर उपसहसंयोजक बंध उपस्थित हो, ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है, उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, वो आपको लिखने हैं। डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पूरे चैप्टर के अंदर, इसके एग्जांपल पढ़ने आपको। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक है, उनकी जटिल संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर।